हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। पोएम नंबर 4 है, जो बहुत अच्छी पोएम है। फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज ए फेमस पोएम कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। फ्रॉम एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड जो एक पोएम है वो थॉमस ग्रे ने लिखी है। थॉमस ग्रे वाज बोर्न इन 1716 एंड डाइड इन 1771। मतलब 1716 में इनकी मृत्यु हुई, जन्म हुआ था 1716 में, और इनकी मृत्यु 1771 में हो गई थी। ही वॉज ए ट्रांजिशनल पोएट, इनको ट्रांजिशनल पोएट भी कहा जाता है। और ही वाज ए प्रिकर्सर ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के प्रिकर्सर कहे जाते हैं। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएट। मैं पोएट के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो थॉमस ग्रे हैं। फ्रॉम एन एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड जो पोएम है वो लिखी है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे ने लिखी है, अच्छी पोएम है। थॉमस ग्रे वाज बोर्न इन 1716 इन लंदन। थॉमस ग्रे जो थे वो 1716 में लंदन में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में। ध्यान रखना, लंदन में 1716 में पैदा हुए थे। ही रिमेंड बैचलर थ्रू आउट हिज होल लाइफ। ही रिमेंड मैंने रहे। बैचलर मीन्स होता है जैसे कि शादी ना की हो, अनमैरिड रहे थ्रू आउट हिज होल लाइफ। ये बहुत खास बात है कि वो अपने जीवन में उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, मतलब बैचलर रहे, अनमैरिड रहे। ठीक है। ही डाइड इन 1771 और वह 1771 में मर गए थे। वी फाइंड ए मेलंकली नोट इन हिज पोएम्स। इस तरीके से हमने उनकी कविताओं में अधिकतर उदासी ही पाई है। मेलंकली मीन्स उदासी। मेलंकली मीन्स क्या होता है? उदासी। वी फाइंड ए मेलंकली नोट इन हिज पोएम्स। इसलिए हमने उनकी पोएम में, उनकी कविताओं में उदासी ही पाई है। हिज पोएम्स हैड ए क्लियर इम्पैक्ट ऑन शैली एंड कीट्स। और उनकी कविताओं का प्रभाव शैली और कीट्स पर पड़ा। शैली और कीट्स पर पड़ा, ध्यान रखना ये बात। एंड डॉक्टर जॉनसन सेड, डॉक्टर जॉनसन कहा भी करते थे, उनने बहुत अच्छी बात कही, ग्रे वाज ए रोमांटिक सरपेंट ग्रेजिंग इन क्लासिकल ग्रासेस। ग्रे जो हैं, ग्रे वाज ए रोमांटिक सरपेंट ग्रेजिंग इन क्लासिकल ग्रासेस। इस तरीके से ग्रे जो है रोमांटिक सरपेंट है और उनको क्लासिकल ग्रासेस में वो ग्रेजिंग करते रहते हैं, ग्रे करते रहते हैं, मतलब ठीक है, ग्रेजिंग करते रहते हैं। अबाउट द पोएम, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएम। मैं ये पोएम पढ़ने जा रहा हूँ, इस कविता के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत अच्छी कविता है। फ्रॉम एन एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड इज ए thoughtful poem composed by Thomas Gray. In this poem, the poet tells about the forefathers of life, the life of forefathers. Forefathers means पूर्वज। इस तरीके से पूर्वज के विषय में बताते हैं। एंड द ग्रेव्स ऑफ द ग्रेव एंड इन द चर्चयार्ड, और चर्चयार्ड में ग्रेव, कब्रों के विषय में बताते हैं, बात करते हैं, गरीबों के विषय में बात करते हैं। हिज फेमस बुक इज द एलिजी, और उनकी बहुत ही फेमस कविता है जो एलिजी है। द पोएम इज रिटन बाय थॉमस ग्रे। ये कविता जो है थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। हिज फेमस बुक इज द एलिजी, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब जो है वो द एलिजी है। द एलिजी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन एडमायर्ड पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इस तरीके से एलिजी जो है वो बहुत अधिक प्रशंसा करने वाली पोएम है, प्रशंसक पोएम है, जो हमारे इनके अंग्रेजी साहित्य में, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही प्रशंसनीय पोएम है। उसकी बहुत ही फेमस हुई है, बहुत ही उसकी तारीफ़ की जाती है। वो है पोएम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। बहुत अच्छी पोएम है। द चर्चयार्ड अबाउंड्स विद इमेजेस विच फाइंड ए मिरर इन एवरी माइंड एंड with sentiments to which every bosom returns an echo। इस तरीके से द चर्चयार्ड अबाउंड्स विद इमेज, और इसमें इमेज पाए जाते हैं चर्चयार्ड के। एंड विच फाइंड ए मिरर, और इसमें प्रत्येक दिमाग में ऐसा मिरर बन जाता है। मिरर मतलब शीशा, एक तरीके से चित्र बना देता है माइंड में। एंड विद सेंटिमेंट्स, और बहुत ही भावुकता है इसमें।
टू विच एवरी बूजम रिटर्न्स एन एको। इस तरीके से इस एको में ये वापस आती है। द पोएट सिंपैथी फॉर द लो एंड द डाउन ट्रोडन। इस तरीके से यहाँ पर जो कवि की सहानुभूति है गरीब लोगों के लिए वो स्पष्ट होती है इसमें। ब्रॉट ब्रॉट आउट इन द पोएम, इस कविता में दिखाया गया है, बताया गया है कि कवि जो है वो गरीब लोगों के पक्ष में है, ठीक है, और उनकी उन पर सहानुभूति दिखाता है। द पोएम अबाउंड्स इन सेंटिमेंट्स विच हैव यूनिवर्सल अपील। और ये कविता है इसमें हमारी ब्रह्मांड अपील की गई है एक तरीके से। फिर बता रहे हैं हम आपको थोड़ा व्हाट इज एन एलजी। देखो एलजी क्या होता है, हम आपको आज बता रहे हैं एलजी क्या होता है। आप बीए में पहुँचेंगे तब भी पढ़ाया जाएगा आपको, बीए एमए बीए करोगे तब आपको एलजी बताया जाएगा कि एलजी क्या होता है। एलजी जो एक एलजी एक शोकगीत होता है, ठीक है। एलजी एक शोकगीत होता है, किसी की मृत्यु पर लिखा गया वर्क वो एलजी कहलाता है, ठीक है। एन एलजी इज ए सॉन्ग ऑफ लामेंट। एक और शोक गीत मतलब दुख का गीत होता है। एक एलजी जो होता है वो एक दुख का एक गीत होता है। एंड मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ समवन, और वो किसी की मृत्यु, और समवन डियर टू द पोएट। पोएट जो है वो किसी मतलब लेखक जो है वो किसी कवि के कवि की मृत्यु पर लिखता है, कवि की मृत्यु पर लिखता है तो उसे वो एलजी बोलते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे कि वाट विटमैन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखी है। इज एन एलजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। जो ओ कैप्टन माई कैप्टन वाल्ट विटमैन ने पोएम लिखी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। अमेरिकन जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनकी मृत्यु पर लिखी गई थी। ध्यान रखना, ओ कैप्टन माई कैप्टन जो थी, जो ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम जो है वो वाट विटमैन की वाट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। ये भी अमेरिकन पोएट हैं। जो ये पोएम जो है वो लिखी गई है वाट विटमैन के द्वारा, और लिखी किसकी मृत्यु पर थी, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनकी मृत्यु पर लिखी गई थी। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं लेकिन आप लोग को ध्यान तो देते नहीं हैं। एक्चुअली बात ये क्या है, Thomas Gray has become immortal for his famous elegy on the fate of the unfortunate people who would not flourish due to adverse circumstances। इस तरीके से थॉमस ग्रे जो थे एक अपने अपनी अपनी एलजी के लिए बहुत ही इमोर्टल हुए थे। और इस भाग्य और दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेट पीपुल, जो दुर्भाग्य लोगों के भाग्यों पर लिखी गई थी। हु कुड नॉट फ्लोरिश ड्यू टू एडवर्स सर्कमस्टांसेस, जो हमेशा परेशानियों में रहते हैं और हमेशा उनके पास परेशानियां ही उत्पन्न होती रहती हैं। दे लाई बरीड इन द ग्रेव। इस तरीके से वे ग्रेव में बरीड हो गए। बरीड मतलब दफना दिए गए। अनवेप्ड अनसंग एंड अननोन। इस तरीके से वे दफना दिए जाते थे। ग्रेव मीन्स कब्र में दफना दिए जाते थे बिना रोए हुए, उन पर बिना कोई गीत गाए हुए। एंड अननोन, और कोई उन्हें जान भी नहीं पाता था। वो ऐसे बूढ़े पुराने लोगों को इस तरीके से उनकी याद छिपी ही रहती थी। वो विद्वता उनकी दिमाग में रहती थी और वो वैसे ही रहती थी जैसे ज़िंदगी गुजार रहे वैसे ही वो रखते थे, ना फैला पाते थे, और वैसे उसको आर्ट को, उस कला को लेकर मर जाते थे। उनकी आर्ट खुल भी नहीं पाती थी। इस तरीके से होता है कि अनवेप्ड, कोई रोता भी नहीं था। अनसंग, बिना गीत गाए उनकी मृत्यु पर गाए नहीं जाते थे। एंड अननोन, और अज्ञात रहते थे बिल्कुल, मतलब फेमस भी नहीं हो पाते थे, ये बता रहे हैं। और वो मर जाते थे वे लोग, पुराने ऐसे लोग थे। लेकिन अब तो अपनी अपनी कला हर कोई दिखाता है लगभग, जहाँ तक है बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी कला को प्रकट ना कर पाएँ। लगभग सभी लोग मेरे संसार में, सभी लोग अपनी आर्ट को प्रकट करते हैं। हाँ, प्रकट वही नहीं कर पाते जो पहचान ही नहीं पाते आर्ट को, कि मेरे अंदर आर्ट है क्या। जिसके अंदर आर्ट है वो, अब वो समझ जाता है कि ये आर्ट है मेरा, तो वो लाइफ में प्रकट करके दिखा देता है और फेमस हो जाता है उस आर्ट के लिए। ठीक है, मैं अब आपको पोएम पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। द कर्फ्यू टल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way, and leave the world to darkness and to me. इस तरीके से कर्फ्यू मीन्स होता है जैसे
कर्फ्यू घंटियों को बजनी, घंटी जो नहीं होती हैं उनका बजना, घंटी जो है। नेल ऑफ पार्टिंग डे, और नेल मीन्स घंटा, यानी कि यहाँ पे जो है वो दिन जाने की घंटियाँ बज रही हैं। पार्टिंग डे मतलब दिन चला गया है, उसका संकेत दे रही हैं घंटियाँ कि ऐसा है कि दिन जाने की घंटियाँ की आवाज़ें आ रही हैं। द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, और इस तरीके से रंभाते हुए पशु भी उस चरागाह के पास से होकर गुजरते हुए जा रहे हैं। द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, और उधर से पशु भी जा रहे हैं, वो रंभाते हुए पशु भी जा रहे हैं, और हवा भी धीरे धीरे उन चरागाहों के ऊपर से गुजरती चली जा रही है। यानी कि हवा भी ठंडी ठंडी, शाम की इवनिंग की बात चल रही है, जब अंधेरा होता है, अंधेरा हल्का हल्का होने लगता है, हल्का हल्का, तो तब जानवर घर की ओर चल देते हैं। तो वहाँ का चित्र बताया गया है, दिखाया गया है। तो जब जा रहे हैं तो वहाँ पर चरवाहे जा रहे हैं, अपने जानवरों को लेकर घर वापस जा रहे हैं, तो धूल भी उड़ रही है, इसलिए ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, इस तरीके से रंभाते पशु भी जा रहे हैं झुंडों में, और जो हवा है वो भी चरागाहों के ऊपर से गुजर रही है। यानी कि थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की हवा चलने लगती है शाम के टाइम समय। द प्लाऊमैन होम बर्ड प्लाट्स इज वियरी वे, प्लाऊमैन मीन्स चरवाहा है, और प्लाऊमैन मीन्स होता हलवाहा, प्लाऊमैन मीन्स हलवाहा, होम बर्ड माने घर की ओर, प्लाट्स माने जाता है, हिज वियरी माने अपने रास्ते पर। यानी कि प्लाऊमैन जो है अपने थके हुए रास्ते पे जाता है, ऐसे कह लो थके हुए रास्ते का अर्थ है यहाँ पर। द प्लाऊमैन, हलवाहा जो है थके हुए पैरों से अपने घर की ओर जाता है। पैरों से थका है, रास्ता थोड़ी थकता है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे इस लाइन में ट्रांसफर्ड इपिथेट अलंकार है, इसमें ट्रांसफर्ड इपिथेट अलंकार है, वो दिखाया नहीं गया है, इसीलिए इसमें ये अलंकार दिखा मिलता है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और तुम्हारी इस लाइन में कवि आपका कहता है, और इस अंधकार भरे संसार में मुझे अकेले छोड़कर सब चले जाते हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, बहुत बढ़िया पोएम लगती है, इसमें बहुत अच्छी बातें बताता है। ठीक है, तो पोएट इस तरीके से बैठा हुआ चर्च में यही सब बातें देख रहा है, और इस तरीके से ये सब बताते चला जाता है, देखकर यही सब वर्णित करता है अपनी इस पोएम में। Beneath those rugged elms that you trees shade, where heaps the turf in many mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. रूड forefathers मीन्स होता है असभ्य, फोर फादर्स मीन्स होता है पूर्वज, हमारे असभ्य पूर्वज, और बीनीथ माने नीचे, दो रग्ड एल्म्स, एल्म्स मीन्स होता है चिरा बेल का पेड़, और इस यू सदाबहारी वृक्ष के पेड़। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पूरे पूरे बूढ़े बूढ़े लोग, पुराने लोग, हमारे पूर्वज लोग, बीनीथ माने नीचे, इन चिरा बेल और सदाबहारी वृक्ष के नीचे जो घासें जमी हैं वो उनकी कब्रों पर जमी हुई हैं, और इनके नीचे वो उनकी, इन पेड़ों के नीचे उनकी कब्रें बनी हुई हैं। कई वर्षों से इसमें ये कब्रें बनी हुई हैं, इन पर घास जमाई है। वेयर हीप द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, हीप माने ढेर, यानी कि हीप माने उगाई है, जमाती है। टर्फ मीन्स जैसे कि कह लो कि टर्फ मीन्स होता है घास, कूसदार घास नहीं होती है, जैसे कि उसमें चोनदार घास होती है, वो उन कब्रों पर, उनके कब्रों पर जमाई है ऊपर। तो ये बात बता रहे हैं। ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉर एवर लेड, द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। हैमलेट स्लीप मतलब होता है, हैमलेट का अर्थ है, हैमलेट मीन्स होता है जैसे कि हैमलेट मीन्स होता है स्मॉल विलेज। क्या होता है? स्मॉल विलेज यानी कि छोटा गांव। तो यहाँ पे छोटा गांव का अर्थ है ग्रेव। इन दिस पोएम हैमलेट मीन्स ग्रेव। ग्रेव मतलब कब्र, ठीक है, क्योंकि छोटा गांव होता है, छोटा गांव का अर्थ है छोटे घर, तो यहाँ पे इसका अर्थ है छोटा घर, ठीक है, छोटे छोटे घर। अब यहाँ पे इसका अर्थ बता रहे हैं, जो हमारे असभ्य फोर फादर्स हैं, फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज, हमारे असभ्य पूर्वज जो हैं वो हमेशा के लिए इन संकुचित
कब्रों में, यानी कि संकुचित अपनी कोठरी में लेट गए हैं हमेशा के लिए, जो अब कभी नहीं उठेंगे। वो वास्तविक नहीं उठेंगे, वो तो मर गए, मर कर उन्हें दफना दिया गया उसमें। और तो इसीलिए वो तो कभी नहीं उठेंगे, अब नहीं उठेंगे, अब वो कभी नहीं उठेंगे, कभी नहीं जागेंगे। आगे देखो, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस breathing morn, the swallow twittering from the straddled shade, the cock's shrill clarion, or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। बहुत अच्छी लाइनें हैं ये, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताई गई, आप लोग ध्यान रखना। रूट फोर फादर्स मीन्स होता है पूर्वज, ध्यान कर लो, रूट फोर फादर्स मीन्स क्या होता है, पूर्वज। तो ध्यान रखना, बहुत कठिन पोएम है, लेकिन हम समझा तुम्हें अच्छे से रहे, अगर समझने वाला हो समझ लेगा। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर। इन दिस पोएम, सॉरी, इन दीज लाइन्स द पोएट used four things cannot evoke the forefathers who are buried in the graveyard. I am going to tell about the four things. One, सुबह की ठंडी हवा। सेकंड, चिड़ियों का चहचहाना। थर्ड, मुर्गे की वांग। फोर्थ, भोंपू की आवाज़। तो चार चीज़ें हो गई। बस इस स्टेंजा का अर्थ, बस स्टेंजा इस स्टेंजा का अर्थ है, इस स्टेंजा का अर्थ है कि ये चार चीज़ें उन पूर्वजों को नहीं जगा सकती हैं। अब मैं परफेक्ट तरीके से इसका अर्थ बता रहा हूँ। ब्रीजी ठंडा, ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर्न, सुबह की ठंडी हवा, इसका अर्थ है सुबह की ठंडी हवा। नंबर एक, सुबह की ठंडी हवा। द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्टैबल्ड शेड, जो तिनकों से बने हुए घोंसलों से चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो दूसरी बात ये हो गई, चिड़ियों की आवाज़। तीसरी बात, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, इस तरीके से तीसरी बात यह है कि मुर्गे की बांग। ठीक है, कॉक्स श्रिल क्लेरियन, मुर्गे की बांग। आर द इकोइंग हार्न, और जंगल में जो भोंपू बजाते हैं ना, जो फॉरेस्टर्स होते हैं जंगल में, तो उन भोंपू की आवाज़। ये चार चीज़ें, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड। लोली बेड का अर्थ है कब्र, लोली बेड का अर्थ क्या है, कब्र। अरे उन कब्रों में वो असभ्य रूड फॉर फादर्स, असभ्य पूर्वज दफना दिए गए हैं, जिनको ये चार चीज़ें कभी नहीं जगा सकती। नेवर कैन नॉट ए वॉक द फोर फादर्स हु आर बरीड इन ग्रेव। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा था स्टेंजा, अच्छे लोग तो समझ नहीं पाते हैं, पर आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। लेट नॉट एम्बिशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है ये सभी, मतलब इसके स्टेंजा सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो पढ़ाने जा रही है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जाता है, इनडेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली पूछा जाता है ये स्टेंजा, ध्यान रखना। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टायल, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टायल, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor, annals of the poor। इसका अर्थ यह है कि लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टायल। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा अलग अर्थ है बिल्कुल। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षी इच्छा, महत्वाकांक्षी इच्छाएं कौन कर लेता है, अमीर व्यक्ति। तो यहाँ पर एम्बिशन का अर्थ है अमीर। मोक मीन्स हंसी उड़ाना। दियर यूजफुल टायल, यूजफुल टायल मतलब होता है उपयोगी, यानी कि परिश्रम करने वाला। परिश्रम कौन करता है, गरीब। तो टायल मीन्स क्या हुआ, गरीब, ध्यान रखना। टायल मीन्स परिश्रम करना, परिश्रम करना कौन करता है, गरीब। और एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षी इच्छा, महत्वाकांक्षी इच्छाएं कौन करता है, अमीर। तो इसका अर्थ है, सिंपल सा फैक्ट है कि अमीर आदमियों को या अमीर लोगों को गरीब लोगों पर
हंसना नहीं चाहिए। फिर कह रहा दियर होमली जॉयज, उनके छोटे छोटे घरेलू आनंदों पर नहीं हंसना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनके धुंधले भाग्य पर, यानी कि उसका भाग्य बेकार, उसमें घटना कोई घटित हो गई है तो उसको हंसे देख के गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। नार ग्रांडर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल स्माइल मीन्स होता है घृणित पूर्वक स्माइल, यानी कि घृणापूर्वक मुस्कुराहट। हमें उन गरीबों को घृणापूर्वक मुस्कुराहट से नहीं देखना चाहिए या उन पर घृणापूर्वक स्माइल नहीं करनी चाहिए। द शार्ट एंड द शार्ट नार ग्रांडेड हेयर, हाँ द शार्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, और उन गरीब लोगों के साधारण और संक्षिप्त इतिहास पर हमें नहीं हंसना चाहिए, नहीं बुरी कोई गलत बात कहनी चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर। अब लास्ट स्टेंजा है, ये भी बहुत अच्छा लगता है हमें स्टेंजा, पूरी पोएम ही अच्छी है भैया। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल द वेल्थ एवर गेव, ए वर्ड से लाइक द इनविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। इनका यह है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, इसका अर्थ है डींगे मारने वाले। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर, लोग शक्तियों के डींगे मारते हैं, सांसौत की डींगे मारते हैं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल दैट ब्यूटी, कोई सौंदर्य है, सुंदर है तो उसके डींगे मारता है। ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, यहाँ तक कि लोग जो होते हैं पैसे वाले, वेल्थ संपत्ति वाले, तो वो उसके डींगे मारते हैं। अवेट से लाइक द इनविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। इन दो लाइनों का अर्थ सिंपल सा है। इनविटेबल आवर, पहले स्पेन याद कर लो। इनविटेबल आवर होता है जैसे कोई मृत्यु जो होती है वो निश्चित हो जाए, डेफिनेट, यानी कि निश्चित मृत्यु, ठीक है, पहले से ही निश्चित मृत्यु, मृत्यु जो है पहले से ही निश्चित हो जाए, यह इनविटेबल आवर, ठीक है, निश्चित मतलब मृत्यु, इसका अर्थ यह है। अब यहाँ पर इसका अर्थ है, लास्ट वाली दो लाइनों का अर्थ यही है, सिंपल सा, अवेट से लाइक द इनविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी एंड लीड बट टू द ग्रेव। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके कवि ये बता रहे हैं कि हमारे पास सौंदर्य है, हमारे पास धन है, हमारे पास शक्ति है, तो उसके हमें डींगे नहीं मारने चाहिए। क्योंकि डींगे इसलिए नहीं मारने चाहिए क्योंकि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो मरेंगे तो सीधे जाएंगे कब्र में ही, ठीक है। तो मृत्यु हमारी हो जाने के बाद हम सीधे कब्र में ही जाते हैं, वहाँ यह नहीं देखा जाता कि तुम अमीर हो और तुम गरीब हो। तो इसलिए हमें अपनी सौगत पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए और हमें अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सौंदर्य पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब मर जाएंगे, मरने के बाद हम कब्र में जाएंगे, गरीब भी और अमीर भी। आपकी पोएम ख़त्म हुई, बहुत अच्छी पोएम लगती है हमें ये पोएम। इस पोएम को अप्रिसिएट कर कितना भी करो वो भी कम है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप क्लोज़ कर रहा हूँ। अब आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।